आज की शुरुआत पहले प्रश्न से है और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न से हम लोग यहाँ पर इस सेशन की आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 10 की पावर 12 है, माइनस 1 है। डिवाइड बाय ये कितना है? 111 है। 10 की पावर 12 है, माइनस 1 है। डिवाइड बाय कितना है? 111 है। इसने पूछा कि अगर हम इसको भाग दे तो देखो शेषफल नहीं पूछा है, भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? तो सबसे पहली चीज दिमाग में रख लीजिए, जैसे कभी आप सोचो 10 की पावर अगर 1 है तो 10 है, 10 की पावर अगर 2 है तो 100 है, 10 की पावर अगर 3 है तो 1000 है। मतलब जितने पावर होते हैं उतने शून्य लग जाते हैं। और एक अगर हम लोग यहाँ पर घटा देंगे तो एक वहां पे सॉरी, इसमें क्या लिखा है? 10 की पावर 12 माइनस 1। जैसे इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखिए, 10 की पावर 12 माइनस 1 है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? इसके लिखने का सेंस ही नहीं था। यहाँ पर अगर सोचो तो 10 की पावर एक तरह से 11 की बात यहाँ पर करना था इसको। तो 10 की पावर एक तरह से अगर 12 माइनस 1 ऐसे लिखा है, फिलहाल इसी पैटर्न को लेके चलते हैं, तो 10 की पावर एक तरह से 11 है। अर्थात अगर सोचा है आप लोगों ने, यहाँ पर एक यहाँ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। एक कहाँ पर है? एक 12 के साथ है। मतलब कुछ इस प्रकार से प्रश्न है आपका कि 10 की पावर अगर देखा जाए तो 11 है, बटा आपका 111 है। मतलब अगर 10 के बाद मतलब 1 के बाद हम सोचे तो कितने जीरो आएंगे, आप समझ गए होंगे। कितने जीरो आएंगे? कुल मिला के 11 जीरो आएंगे। अब उस 11 जीरो को अगर हम 111 से भाग करते हैं, देखिए स्थिति क्या बनेगी। जैसे मान लीजिए आप ऐसे सिंपली सोचिए, अगर 1000 है, हम इसको 111 से अगर भाग करें तो 9 बार जाएगा, 999 होगा, एक बचेगा। अब आगे आप अगर मान लो शून्य है, जैसे मान लीजिए इसी में शून्य 3 और लगे हैं, तो आप क्या करोगे? एक शून्य बढ़ाओगे, काम नहीं चलेगा, एक शून्य यहां बढ़ाओगे, फिर एक शून्य यहां बढ़ाओगे, अभी भी काम नहीं चला, एक शून्य और बढ़ाओ, एक शून्य और बढ़ाओ, फिर 9 बार लेके जाओ, तो फिर इस तरह से आपका बढ़ेगा, फिर एक आएगा। तो अब इस तरह से अगर सोचे तो कुल मिला के 3 3 6 3 9 3 12 होता है, मतलब 11 शून्य तक आपको जाना है। तो कहने का सेंस हुआ कि यहाँ पर 9 होगा, डबल जीरो 9, फिर डबल जीरो 9, फिर डबल जीरो 9। मतलब इतने पे आपका टर्म फिनिश हो पाएगा। कुल मिला के 4 होंगे, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आप अगर देखो तो इस प्रश्न का हल आपको बी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो बढ़िया प्रश्न था। और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा कि 9 के बाद डबल जीरो 9 डबल जीरो 9 डबल जीरो 9 है। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन आपने प्रत्येक में देखा और सही हल आप लगा करके अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न डन है, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए और इस प्रश्न को भी ध्यान से देखते हुए उत्तर करने की सभी लोग कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि व्यक्ति है, एक आदमी है, अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा एक यात्रा मतलब वो जर्नी कंप्लीट करता है, जिसका 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चल करके तय करता है। हम लोग जैसे कभी बचपन में कभी किसी रिलेशन में जाते थे, तो पहले अगर मान लो बहुत लंबा रिलेशन था तो ट्रेन से जाते थे। ट्रेन क्या, पहले तांगे से, हाँ, टेम्पू से, ऑटो से मार्केट जाते थे, मार्केट के बाद ट्रेन से, ट्रेन के बाद फिर ऑटो से, फिर कुछ नहीं बचा तो पैदल ही निकल जाओ। वही कंडीशन है यहाँ पे। पूरी एक जर्नी थी, यात्रा थी, जिसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, कभी भी अगर फ्रैक्शन भिन्न की बात होगी तो भिन्न में जो टोटल होता है वो सदैव 1 माना जाता है। यही चीज अगर प्रतिशत में होता है तो 100% माना जाता है। ध्यान से आप समझते जाइएगा। इस यात्रा का 2/11 भाग, देखिए सर्टेन एक 2/11 भाग उसने कवर किया ट्रेन द्वारा। ट्रेन द्वारा इस यात्रा का एक 17/22 भाग उसने कवर किया है, किसके द्वारा? कार द्वारा। अभी जो बचा रिमेन, रिमेन अगर देखा जाए तो रिमेन वह दूरी है जो बची है 1 किलोमीटर। तो अगर पूरी यात्रा हमने एक ली है तो पहले सोचे उसने कवर कितना किया है। तो 2/11 को अगर आप 17/22 से जोड़ देते हैं तो यहाँ इसको भी 22 बना दें, तो ये भैया 4 हो गया, 4 को 17 में जोड़ दीजिए, 21/22 हो गया। तो टोटल जर्नी अगर एक है तो उसका 21/22 कवर हो चुका है। अब उसमें से क्या करिए, देखिए अगर एक से मैं 21/22 घटा दूं तो हमको यह रिमेन पता चल जाएगा, जो कि घट करके 1/22 हो जाएगा। यह 1/22 1 किलोमीटर के बराबर है। तो एक का मान, अर्थात पूरी यात्रा एक है तो एक का मान 22 किलोमीटर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। अब हमको ये नहीं समझ में आया इसमें ट्रेन से कितना कवर किया। टोटल 22 ही तो किलोमीटर था, ट्रेन से क्या कवर हुआ? भाई कोई दूरी है क्या? ट्रेन से होता होगा, कहा कि स्टेशन दूर चला गया होगा और एक स्टेशन दूर जाकर के उसने कवर किया होगा। तो दूसरा प्रश्न आपने कवर किया है। दूसरा प्रश्न 22 किलोमीटर राइट सोल्यूशन है, प्लीज सभी लोग नोट कर लें। अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ करके उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। लिखा है, यदि, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न को भी जो कर सकते हैं प्लीज उत्तर देते चलिएगा, तो एक अच्छा जो है तालमेल हमारा आपस में परस्पर बना रहेगा और हम लोग अच्छा करने की
जिद में अच्छा करने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस सो ऑन देखो तो 10 का वर्ग है। इसका मान कुल मिला के 385 है। अब इसने हमसे जो पूछा है ध्यान से देखिएगा, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग ऐसे बढ़ते चले गए, अंत में 20 का वर्ग है और इसका मान इसने हमसे पूछा है। कौन है जो उत्तर इसका बता सकते हैं? प्लीज अगर आप प्रोसेस समझ गए हो तो आप उत्तर बताने की कोशिश में आ जाओ। कुछ लोग हमें बता रहे हैं उत्तर 1540, 1540, नागेंद्र एएस यादव और लगातार कुछ लोगों ने उत्तर हमें बताना शुरू किया है। ठीक है सिद्धार्थ, हाँ सभी लोग भाई लेखपाल ओरिएंटेड ही काम हो रहा है, लेखपाल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन में देखिए, हमारे पास इतना इफर्ट या जानकारी नहीं होगी कि हम डायरेक्ट इस तरह का प्रश्न देख करके उत्तर बना पाए। कोई ना कोई हमें यहाँ से इफर्ट लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर मैंने जैसे इस तरह का इसका उपयोग करना चाहा तो इसके लिए मुझे इस पूरे श्रृंखला से, इस पूरे एक्सप्रेशन से 2 की पावर 2 कॉमन करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 जैसे ही कॉमन करेंगे अर्थात 4, तो यहाँ 1 बचेगा जिसको आप 1 वर्ग भी कह सकते हैं। अब ये देखो जैसे ये 4 की पावर 2 है, अब उसमें से 2 की पावर 2 अर्थात 4 निकालेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा। ऐसे यहां से भी 2 की पावर 2 निकालने से 3 की पावर 2 बचेगा। ऐसे बढ़ते अगर चले जाएं तो यहां पर 10 की पावर 2 बनेगा। समझ गए? 2 की पावर 2 निकाल देने से यह पैटर्न एज इट इज इसकी तरह हो गया। अब इसकी तरह हो गया तो इससे मतलब नहीं, इसके मान से मतलब है जो कि 385 है। तो कंफर्म कर लीजिए, तो 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को अगर आप 385 से गुणा करें, 4 पंचे 20 होता है, 4 अठे 32, 2 34 कैरी 3 होता है, 4 तियां 12, 3 15 होता है। 1540 पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। पहले आप तीसरे प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर आंसर कर लें इस तरह के प्रश्न का। तीसरा प्रश्न आपका हल हो चुका है। 1540 राइट सोल्यूशन आपके इस प्रश्न का माना जा रहा है। प्लीज नोट करते जाइए और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ते चलिए। फिर एक इसी टाइप का पैटर्न देखो आपको दिया गया है, 1 से लेकर के 1000। मतलब अगर सोचो तो यह जो श्रृंखला है, श्रेणी है, अगर आप ऑब्जर्व करो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस आप सभी का, आप अभी अभी आपको भी ढेर सारा प्यार। प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए और पूरे सेशन को अच्छे से कवर करिए। 1 से लेकर 1000 तक, मतलब अगर सोचा जाए तो पहली 1000 प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैं लिख सकता हूं इसको प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 से प्रारंभ होती है और n तक जाती है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है, अगर n प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। हमारे पास संख्या कुल कितनी है? लास्ट देखो n 1000 है तो हम लिखेंगे 1000 गुणे 1000 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे, इससे डिवाइड करिए, इसको 500 हुआ। 500 को अगर 1001 से हम मल्टीप्लाई कर दे, 2 शून्य हो जाएगा। 5 1 के 5 शून्य शून्य 5 हुआ। 500 500 500 500, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल हो जाएगा। डायरेक्ट बता सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप देख करके हल कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपके एफर्ट पर। आप लोग अगर प्रयास केवल अच्छा करते रहिए, लगे भर रहिए, सब कुछ बेहतर होगा और करने की आप लोग जिद में रहिए, कोशिश में रहिए, बेस्ट और बेहतर आप करेंगे। ठीक है, आइए देखिए एक प्रश्न और ध्यान से देखा जाए। इसमें क्या बोला है? इस प्रश्न में हमारे पास देखो एक पैटर्न है, पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रखे गए आज की श्रृंखला में। 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, बढ़ते चले गए 10 की पावर 50 है। इसने कहा अगर इस पूरे श्रृंखला को आप 6 से भाग करो, कितने से भाग करो? 6 से, तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? कौन कौन इसका उत्तर कर सकते हैं? अगर आप देखे हैं, पढ़े हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कुछ बातें मैं आज के लिए, अभी देखो डायरेक्ट तो कोई कर नहीं पाएगा, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा तभी आप कर पाएंगे इसको। जैसे अगर आप 10 की पावर 1 ले लो, जिसको 10 कहते हैं, 6 से भाग कर दो, तो आपको मैं बता दूं कंफर्म रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। करके देख लीजिए, 10 को 6 से भाग करिए, रिमाइंडर 4 आएगा। 10 की पावर 2 है, उसको 6 से भाग करिए, तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। 10 की पावर 3 को भी 6 से भाग करिए, रिमाइंडर 4 आएगा। तो एक गारंटी और नोट दिमाग में रख लीजिएगा, 10 की घात कोई भी धनात्मक संख्या है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 10 की पावर कुछ भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, n है, 10 की किसी भी पॉजिटिव घात के लिए कोई मान जो प्राप्त होता है, अगर उसको हम 6 से विभाजित करेंगे तो ऑलवेज हमें रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। ऑलवेज रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास जो टर्म है ये 10 की पावर 1 से लेकर के 10 की पावर 50 तक, हर पद को अगर आप 6 से भाग करते जाएंगे तो शेषफल आपको 4 प्राप्त होता जाएगा, 4 मिलता जाएगा। अब पूरी बात सुनिएगा,
यहाँ 4 मिला, यहाँ 4 मिला, देखो यहाँ 4 मिला, यहाँ 4 मिला, यहाँ 4 मिला। 3 बार 4 मिल करके 3 बार 4 मिल करके 12 हो जाता है। 3 बार 4 मिल करके 12 हो जाता है और अगर 6 को जब 12 से भाग करेंगे तो शेषफल शून्य हो जाएगा। कहने का सेंस है कि अगर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 अर्थात 10 की घात के 3 नंबर को परस्पर इन्वॉल्व कर लें, 3 नंबर को, एक पेयर जो बनेगा, जो उससे प्राप्त मान होगा, वह 6 से पूर्णतः कट जाएगा। तो मतलब इस तरह से जितने 3-3 के पेयर बनेंगे, वो सब रिमाइंडर 0 देते जाएंगे। मेरे पास 10 की पावर 50 तक है, मतलब कुल 50 टर्म है। तो मेरी कोशिश ये है कि 3-3 के कितने पेयर बन गए। इसके लिए मैंने कहा कि चलो 50 को पहले 3 से भाग कर दो। तो 16 तिया 48 होता है, 48 तक तो कवर हो गया। 16 बार गया, 48 तक कवर हो गया। मतलब 10 की पावर 48 तक आपको इसी तरह का 3-3 का पेयर बनाते हुए रिमाइंडर शून्य प्राप्त कर लेगा, शून्य प्राप्त कर लेगा। अंततः दो चीजें बचेंगी, 10 की पावर 49 और 10 की पावर 50। जैसा कि अभी पढ़ रहे हैं, 6 से इसको भी भाग करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। 4 4 8 होता है और 8 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। इस प्रश्न का हल 2 हो गया। राइट सॉल्यूशन के तौर पर कुछ बातें आपने सीखी। कुछ बातों में क्या सीखा फिर सुनिएगा। 10 की किसी भी घात को 6 से भाग करने पर शेषफल 4 आता है। 10 की इस तरह के टर्म अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो 3 टर्म मिल करके शेषफल शून्य बना देते हैं। अब हमारे पास अगर इस प्रकार की कोई श्रृंखला मिले तो हमको कोशिश करनी है कि पहले चेक कर लो कितने 3 के पेयर बन सकते हैं। मान लो यही 10 की पावर 100 तक जाता, कितने पेयर बन सकते थे। हमने देखा कि जैसे हम 100 तक गए या मान लो इसमें 50 तक गए तो 3 से भाग किया तो 48 तक, मतलब 10 की पावर 48 तक 3 के पेयर के लपेटे में आ रहा है। तो वहां तक तो शेषफल शून्य हो गया। दो टर्म बचे, 10 की पावर 49 और 50, दोनों अलग अलग इंडिविजुअली 4-4 शेषफल देंगे। जब दोनों को जोड़कर 6 से भाग किया तो 8 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रश्न का हल 2 हो जाएगा। मतलब आपने समझा होगा। अगर क्लियर है तो मुझे एक बार कंफर्म कर दें। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और हम लोग समझ करके अब बढ़ रहे हैं किस पर, छठे नंबर पर। आइए छठा नंबर देखा जाए। क्या है प्रश्न, खूब ध्यान से देखिए, करिए और ऊपर इसको लेकर के आगे बढ़िए। दो संख्याओं का मासा जीसीडी या एचसीएफ और लासा, मतलब देखो एचसीएफ जो है वो आपका 12 है और एलसीएम जो है, एलसीएम आपका 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर, जो टर्म है, जो नंबर है, अंतर उनका 60 है, तो इसने हमसे पूछा कि उनका योगफल बताओ क्या होगा, उनका योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें यहां भी बताना चाहूंगा। जो फैक्ट है, जो टर्म्स हैं, मासा एक ऐसी संख्या होती है, मासा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को, उनके गुणा को परस्पर डिवाइड कर सकती है। अगर हम संख्याएं ना सोच करके संख्याओं का अनुपात सोच लें, ए और बी, ए और बी संख्याओं का अनुपात सोच लें, तो संख्याएं हमारे पास 12 ए हो जाएंगी और 12 बी हो जाएगी। मतलब अगर संख्याओं का अनुपात आपने कितना मान लिया, ए और बी मान लिया, तो संख्याएं भैया आपकी कितनी हो गई, 12 ए 12 बी हो गई। इसने हमसे कहा कि इनका अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है, 60 है। तो मैं यहां से पहले लिख सकता हूं 12 ए माइनस 12 बी बराबर 60, अर्थात आप लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर 5। 12 कॉमन कर लीजिए, ए माइनस बी बराबर 5 हो गया। कभी भी अगर संख्याओं का अनुपात दिया है, मासा दिया है, ध्यान देखिएगा, अनुपात दिया है, मासा दिया है, तो लासा जो होता है वो हमेशा अनुपाती पदों का गुणा गुणे मासा बराबर हो जाता है। मतलब लासा की जगह 2448 अगर कर दूं तो ए बी गुणे 12 हो गया, 12 दूना 24, 12 चौके 48, अर्थात अनुपाती पदों का गुणा 204 हो गया। अब सुनिए, हमारे पास अनुपाती पदों का गुणनफल है, अनुपाती पदों का अंतर है। अगर मैं अनुपाती पदों का योग पता कर लूं, और आप कर लेंगे अगर अलजेब्रा इतनी जानते हैं, ए माइनस बी का होल वर्ग प्लस 4ab अगर मैं कर देता हूं, ए प्लस बी का होल वर्ग हो जाता है, हो जाता है, इतना कन्फर्म है आप लोग। ए माइनस बी का होल वर्ग करेंगे 25 होगा, 4 को ए बी से गुणा करिए, 4 चौके 16, 1 4 दूना 816 हो गया। ये हो जाएगा 841, कितना हो जाएगा देखो, 6 5 11 2 1 3 841, ए प्लस बी का होल वर्ग है, इतना है। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी, अब आपको पता है किसका वर्ग होता है, 29 का। ए प्लस बी 29 है, मतलब अनुपाती पदों का योग 29 है। जैसे देखो, अनुपाती पदों का अंतर 5 था, अगर उसको आप 12 से गुणा कर दें तो अनुपाती पदों का नहीं, संख्याओं का अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अनुपाती पदों का योग 29 है, इसको अगर आप 12 से गुणा कर दो
अनुपाती पदों का योग हो जाएगा। 12 9 108 कैरी 10 होता है, 12 दूना 24, 10 34 होता है, 348 है जो पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है राइट सॉल्यूशन इस प्रश्न का माना जाएगा। ठीक है, राइट सॉल्यूशन इस प्रश्न का माना जाएगा। कई और प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम इस प्रक्रिया को, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑप्शन, ये तो प्रक्रिया आपने समझ ही ली। अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करता तो मैंने एक बात आपको बताई कि मासा दी गई सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को, उनके अंतर को, सबको डिवाइड कर सकता है। तो जाहिर सी बात योग को भी करेगा। अब मैं गया, मैंने कहा कि चलो चेक करते हैं क्या हमारा कुछ एलिमिनेट हो पाता है। मैंने देखा क्या 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या कटेगा, नहीं से कटेगा क्योंकि मासा 12 है। क्या 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। यही एक ऐसा नंबर है जो 12 से कट जा रहा है। आपके तीनों ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए। हमें किसी को सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी, हमें किसी और पैटर्न पर इतना बड़ा डीप करने की, लेकिन डीप जानने की जरूरत है। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं, डीप करो ना करो अलग बात है, लेकिन डीप जानो जरूर। तो डीप जानने की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने कहा कि ये सब सीख लीजिए, आप लोग को आइडिया होना चाहिए। अन्यथा मैंने कहा कि देखो जैसे यहां पर, अब जैसे कुछ लोग हाँ ये सही बात है, अगर इसको आप सोचो 204 है, ये 12 से कट जाएगा, जाहिर सी बात दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। 204 यहां पर हो जाता, उसको वेरीफाई फिर से करना पड़ता। सही बात है। हेमनाथ कह रहे हैं सर 204, बिल्कुल सही बात है। 12 के कितना हो जाता, 12, 12 सत्ते 84। लेकिन फिर से हम लोग वहां प्रक्रिया थोड़ी सी अप्लाई करते, जैसे योग की बात हम लोग करते, अंतर देखा है, योग के हिसाब से चलते, तो हम लोग अंतिम में ही हम लोग यहाँ पर चलते और उत्तर हमारे सामने कितना हो जाता, 348। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके चीजों को आसान कर सकते थे। यह प्रक्रिया आपको सीख लेनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर हमेशा फोकस रखिएगा, वही हमेशा अंतिम में आपको एहसास कराता है। मैं समझ गया आप लोगों ने कुछ बताया 12 के बारे में। आप पहले ऑप्शन को इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। सारी प्रक्रिया आपने देख ली। सातवां प्रश्न एक है, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नए शब्द हैं। इस शब्द को पढ़िए और बताइए उत्तर दे करके। 1225 एक संख्या है के क्रमगुणित, क्रमगुणित जानते हैं क्या होता है? क्रमगुणित भैया फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल, जैसे हम किसी संख्या n को लें, तो n का फैक्टोरियल अगर प्लान करें, इसको हिंदी में क्रमगुणित कहते हैं। तो n अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और कहां तक जाता है पता है? n अपने आप में एक एक रिड्यूस करने लगता है और कहां तक जाता है? अंत में एक तक जाता है। अंत में एक तक जाता है। जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल आपको करने को मैं कहूं, तो आप कहोगे सर 5 बराबर 5 गुणे 5 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये जरूरी नहीं इस तरह से स्टेटमेंट लिख कर आता। हो सकता है 1225 को सामने ऐसे लगा देता, या 1225 को इस सिंबल में रख देता। ठीक है, तो हर प्रकार से आपको फैक्टोरियल की ही बात करनी थी। तो हम लोग को यहां पर यह समझना है कि इसके क्रमगुणित के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अंत में शून्यों की संख्या मतलब कभी कोई नंबर, पहली चीज तो आप समझ गए हैं कि 1225 बेसिकली है क्या। 1225 का अगर फैक्टोरियल अर्थात क्रम गणित गणित करूं, तो 1225, 1224 सोआन बढ़ते चले जाइए, अंत में 3 गुणे 2 गुणे 1 है। मतलब अगर सोचो तो 1 से प्रारंभ होकर 1225 तक की संख्याओं का गुणा दिया गया है। इनके मल्टीप्लीकेशन में कुल कितने शून्य आएंगे, हमें यही काउंट करना है। किसी मल्टीप्लीकेशन में जो शून्य होते हैं वो तभी आते हैं जब उन मल्टीप्लीकेशन में उपलब्ध संख्याओं में 2 और 5 एज अ फैक्टर मतलब गुणनखंड की तरह होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में 2 और 5 की अवेलेबिलिटी एज ए फैक्टर नहीं है, तो वह गुणनखंड कभी भी शून्य नहीं देता है। अब हमसे कोई पूछे भैया चलो शून्य तो आए, पहचान हो गई क्योंकि इसमें बहुत 2 5 मिलेंगे, संख्या क्या होगी शून्य की? शून्य की संख्या जो होगी वो नंबर ऑफ पेयर्स अर्थात 2 और 5 के जोड़ों के बराबर होगी। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी बार शून्य आएगा। उसका कॉन्सेप्ट लॉजिक यही है कि 2 5 का मल्टीप्लीकेशन 10 होता है, जितनी बार 10 उपलब्ध होगा उतने ही शून्य आएंगे। तो हम लोग 2 5 के जोड़े फाइंड करते हैं। अब ये हमारे लिए एक आउट ऑफ लीक है कि हम यहां से शून्य मतलब 2 और 5 के फैक्टर को गिन सके। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर हम उपलब्धता की बात करें, जैसे आप कभी सोचिए दो चीजें मेरे पास अवेलेबल हो, कुर्सी और मेज, मैं जोड़ों की बात करूं कि कौन जोड़े मतलब कितने जोड़े बनेंगे। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास भैया 5 चेयर हैं और 3 टेबल हैं, जोड़े कितने बनेंगे? कभी कभी आप कुछ चीजों के लिए बड़ा ही बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं
कि मुझे इसको इसके साथ ही यूज करना है। कभी कभी कोई शर्ट इस पैंट के साथ ही यूज होता है, तो उसका एक शेयर बन, मतलब उसका एक अपना परस्पर कहते हैं ना कम्बिनेशन बन गया। अगर आप कुर्सी और मेज के जोड़े बनाएं, तो जो मिनिमम होता है उतने ही जोड़े पॉसिबल होते हैं। जो मिनिमम टाइम्स अवेलेबल हो, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, हमारी लॉजिक आपस में सबकी यही होती है, 2 पैंट खरीद लिए, 5 शर्ट खरीद लिए, 2 पैंट और 5 शर्ट पूरे हफ्ते निकाल देगा, ऊपर से नया दिखेगा डेली। नीचे पैंट गंदा होने पे बदल दीजिए, नहीं तो कुछ लोग तो कहते हैं एक ही पैंट चलाते हैं, एक ही पैंट लपेटे रहते हैं। कुछ लड़के तो मतलब कुछ अपने लोग के साथ भी है, कहते हैं जीन्स थोड़ी कोई धुलता है, महीनों भर पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर शर्ट बदलते जाए, डीओ लगाते जाए, सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि जोड़े जो होते हैं वो मिनिमम पर डिपेंडेंट होते हैं, जो लेस टाइम्स अवेलेबल होते हैं। मेरे साथ भी है कुछ लोग, ऐसा हमारा एक दोस्त है, कहता है कौन जीन्स धुलता है। हमने कहा कब धुले थे, कहे हो गया वो ठंडी में पिछले जनवरी में मिल लो, तो कहा कि वो दिसंबर में धुले थे 7 तारीख को, आज जनवरी 23 चल रहा है, अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत, कहाँ गंदा है। मैंने कहा हाँ यार गंदा तो नहीं है, पहनो आराम से ये आपने देखा होगा। तो जोड़े जो होते हैं वो मिनिमम पर डिपेंडेंट होते हैं। जितने लेस टाइम्स आपको पता है कि जो दो में हमारे पास जो है दो, जो लेस टाइम अवेलेबल होते हैं उतने नंबर ऑफ पेयर्स बनकर सामने आते हैं। हम अगर 1 से लेकर 1225 तक का नंबर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर उपलब्धता की बात करें, मैंने आपको बताया शून्य किस पर निर्भर करेगा, 2 और 5 के जोड़ों पर निर्भर करेगा। जितने 2 5 के जोड़े होंगे उतनी ही शून्य आएगा। जोड़े किस पर निर्भर करेंगे, जोड़े जो मिनिमम टाइम्स अवेलेबल हैं उस पर निर्भर करेंगे, जो कम बार आए हैं, जो कम बार आए हैं उस पर निर्भर करेंगे। अब अगर मान लो जैसे अगर 1 से लेकर के कुछ संख्या ऐसी होती जो 7 8 तक जाती, तो हम ढूंढ-ढूंढ के बता देते कि कौन-कौन कितनी बार यहाँ पे 5 आया है या कितनी बार 2 आया है। लेकिन यह नंबर 1 से लेकर 1250 तक है। तो हमें यहाँ पर पहली चीज़ तो हमें समझ गए हैं कि यहाँ पर जो उपलब्धता है 2 की ज़्यादा है, 2 की ज़्यादा है, 5 की कम होगी। 5 की क्या होगी? कम होगी, क्योंकि 5 जो होता है 5 नंबर के बाद आता है। जैसे 1 से लेकर के 5 पहुँचना है तो 2 3 4, 4 क्रॉस करिए तब 5। 2 हर दूसरे नंबर पर आता है, तो इसलिए 2 ज़्यादा बार अवेलेबल होता है, 5 कम बार अवेलेबल होता है। तो हमें किसी भी नंबर को एज़ अ फैक्टर अगर गिनना है, जब शुरुआत 1 से हो रही हो, तो अंतिम संख्या को पकड़ लिया करिए, 1225। इसको 5 से भाग करिए, क्योंकि हमें पता है हम 5 को ढूँढ लेंगे, तो जोड़े काउंट हो जाएँगे। 5 से भाग करिए, 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 5 पचे 25। अब जितना बार गया उसको फिर 5 से भाग करिए, 5 चौके 20, 5 9 45। अभी जितना गया उसको फिर 5 से भाग करिए, 5 9 45, फिर 5 से भाग करिए। अब तब तक देखिए हमने किया जब तक कि भागफल 5 से छोटा नहीं हो गया। अब इनको सबको जोड़ दो, तो देखो 10 हो गया, इसके साथ जुड़ेगा तो 59 हो जाएगा। 245 को अगर मैं 59 में जोड़ दूं, तो 9 5 14, 5 4 9 1 10, 3 1 4, 2 1 3, 304 बार शून्य आएगा। अगर इसका परस्पर गुणा होता है, क्रमगुणित फाइन होता है, तो इसके पूरे प्रोडक्ट के अंत में शून्यों की संख्या 304 होगी। आशा करता हूं समझ में भी आया होगा। 8वां नंबर हो गया है, तो 7वां हो गया, 8वें पर आ रहा हूं मैं। इसको ध्यान से देखिए। यदि प्रारंभ में किसी किसान, हम लेखपाल का पेपर देंगे तो किसान से हमारा नाता हमेशा रहेगा, वैसे भी आपका नाता किसान से ही है। हम सभी किसान पुत्र हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं। प्रारंभ में किसी किसान के पास 8,000 रुपए हों, ठीक है, तथा इसका 50%, ठीक है, 50% वह अपनी स्त्री को, शेष का 40% अपने बड़े बेटे को तथा शेष का 30% अपने छोटे बेटे को देता है, तो अंत में उसके पास कुल कितनी राशि बचेगी? अंत में उसके पास कुल कितनी राशि बचेगी, ये ध्यान देना है। जैसे उस किसान के पास भैया टोटल 8,000 थे, यही उसका 100% था। इस 100% का डिस्ट्रीब्यूशन वह इस प्रकार से कर रहा है कि वह बांट करके शेष में से डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मतलब यह कंडीशन, यह प्रक्रिया सतत पर बेस्ड होती है। तो सतत पर जब भी कभी कोई प्रोसेस बेस्ड होता है, फिलहाल हम लोग इसको एक ट्रेडिशनल प्रोसेस से भी करते हैं। कहते हैं कि मान लो 100% है टोटल, जो कि 8,000 के बराबर है। इसका 50% ले लो, जो चला गया किसके पास, अपनी पत्नी को दे दिया। बचा 50%, ये बचा जो वही अब 100 है। अब इसको इसमें से 40% अपने बड़े बेटे को दे दिया। अब आप ये मत कहना 50 में से 40, नहीं, ये अब बाय डिफॉल्ट अपने लिए 100 हो जाता है। हमारी जो इनकम हमारे पास जो कहीं से फिल्टर होके आती है, मेरे लिए तो 100% ही होती है। 40 जो है निकल गया, तो अभी इसका 60 बचेगा। 60 में वो 30 छोटे बेटे को दिया, तो अभी 70% उसके पास बच रहा है, लेकिन इसका 70 बच रहा है। अगर मुझे इसको हल करना होता तो पहले यहां से यहां जाता, फिर यहां जाता, फिर यहां जाता, उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाता। करके देख लीजिए, आ जाएगा ऐसे भी। अरे यार हट गया। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आता।
अंत में देखो 70 बचा था, 70/100। ये किससे आया था? 60 से आया था, 60/100। वो किससे आया था? 50 से, 50/100। और ये टोटल किसका था? 8000 का। चाहे तो इसको 7/10 कर दीजिए, इसको 3/5 कर दीजिए, इसको 1/2 कर दीजिए, गुणे 8000 कर दीजिए। अब थोड़ा अगर हल कर डालिए आप, देखिए 5 दूना 10, 10 100, 100 2 शून्य खत्म कर देगा। 7 त्रिक 21 है, गुणे 80 है, शून्य है, 8 1 के 8 है, 8 दूना 16 है, 1680 है। यही उसके पास अंत में बचेगा, यही उसकी पूंजी रह जाएगी। हम लोग इसको सतत प्रक्रिया को एक टेबल के माध्यम से भी कराते हैं। मैं आपको समझा दूं कैसे कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा जैसे अपनी इनकम में से अगर उसने 50% अपनी पत्नी को, 40% अपने बड़े बेटे को, 30% छोटे बेटे को दिया, और हमेशा जो यह चेंज होता जा रहा है वो बची इनकम पर बेस्ड होता जा रहा है। अंत वाला देखा करिए उसके पास बचा क्या, तो मतलब हमें बचत फोकस करना है, देने के बाद जो बचता है उसकी बात करनी है। इसका भिन्न 1/2, इसका भिन्न 2/5 और इसका भिन्न 3/10 होता है। तो मैं कुछ ऐसे कहता हूं कि अगर मेरे पास 2 की प्रॉपर्टी थी, एक मैंने दिया, एक मेरे पास बचा, फिर बचा मेरे पास अगर 5, उसमें से 2 दिया, 3 बचा, फिर बचा मेरे पास अगर 10, उसमें से 3 दिया, 7 बचा। यह ओरिजिनल था जो 8000 था, और यह फाइन करना है। इस तरह से हम हमेशा किए हैं और यही आपको भी समझाएंगे। अब देखिए 5 दूना 10, 10 गुणे 10 100 होता है, 2 शून्य इसका खत्म हो गया। 3 सत्ते 21 गुणे 1 21 है, 21 गुणे 80 कर दीजिए, तो आपने देखा कि उस किसान के पास अंत में 1680 ही बचेगा, चाहे जैसे किया, इससे किया या उससे किया। तो आपने ध्यान से समझ लिया है, कर लिया है, और आराम से देखिए सत्यम ने तो पूरा ब्रीफ कर दिया कि 1680 बचेगा, पत्नी को 4000, बड़े बेटे को 1600, छोटे बेटे को 720 दिया। इस प्रकार से उसकी पूरी प्रोसीजर को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और बहुत बढ़िया आपने किया है सत्यम, एप्रिसिएटिंग वर्क। आगे बढ़ता हूं मैं, 9वें नंबर पर आता हूं। कल भी सिक्के का एक प्रश्न था, और जो मैं चाहता था वो आज है। कल तो सिक्के 5 रुपए के थे, 2 रुपए के थे और 1 रुपए का था। आज सिक्के मेरे अकॉर्डिंग है, सिक्के 1 रुपए के हैं, चलो अच्छी बात है, 50 पैसे के हैं, अच्छी बात है, 25 पैसे के और 10, मतलब कुल मिला के 4 सिक्के हैं। कल मैंने पूरी प्रक्रिया स्पष्ट की थी, ये बताया था कभी भी सिक्के का प्रश्न बनेगा, अगर संख्या का अनुपात देगा तो कुल वैल्यू देगा, मतलब पर्स में कितना अमाउंट है। अगर मानों का अनुपात देगा तो संख्या देगा टोटल, मतलब उल्टा रिस्पेक्टिव अमाउंट देगा आपको। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आप फेवरेबल रेशियो बनाइए। संख्या दिया है, वैल्यू पता करना है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तो यह प्रोसेस दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, अमाउंट पता हो, मूल्य पता हो, और पता कैसे हो, जैसे हमने कहा कि मेरे पास 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 4 प्रकार के सिक्के हैं। इनकी संख्या का अनुपात दिया कितना है, ध्यान से देखो। संख्या का जो अनुपात है वो आप देखो कैसे दिया है, 1 3 5 7। वैल्यू आप जानते हो एक का एक ही होता है, 1 रुपए के जितने सिक्के उतना ही मान, 50 पैसे के जितने सिक्के उसका आधा मान, 50 पैसे के जितने सिक्के उसका आधा मान, 25 पैसे 1/4 होता है, 10 पैसे 1/10 होता है। अब आपको अगर इसको मान के अनुपात में करना है, क्यों करना है, क्योंकि इसके पास इतना ही धन है, यही पूंजी है। तो आपको जस्ट जो वैल्यू है उसके साथ गुणा कर दो, 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, और 7/10 हो जाएगा। आप समझ गए सब लोग। एलसीएम अगर लोगे तो 20 हो जाएगा, यहां पर तो 20 आएगा, 10 दिया 30 हो जाएगा, 4 पंचे 20 25 हो जाएगा, 10 दूना 20 7 दूना 14 हो जाएगा। यह इनके मानों का अनुपात होगा। कितने का अनुपात दिया? मानों का। अब यहां पर मानों का अनुपात है और कुल मान है, अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, 30 20 50, 50 20 70, 10 80, 80 9 89, 89 बराबर 22.25 है। हमसे पूछा है सिक्के में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, संख्या ही पूछा है, कोई बात नहीं। तो 50 पैसे का अनुपातिक मान 30 है, 89 अगर इतना है तो 30 का मान हमको फाइन करना है, 30 का मान हमको फाइन करना है। आप आराम से देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि यह 2 बार जाएगा अगर हम इसको पॉइंट सॉल्व करते हैं, और अगर हम 89 से, जैसे 22.25 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे, मैं कर दे रहा हूं इस तरह से, आपने करा होगा तो कितना आ रहा है कोई कमेंट करके हमें बता दे, तो मैं भी करके ही बता देता हूं। 22.25 है, इसको डिवाइड अगर हम 89 से कर रहे हैं तो 0.25 आएगा, 0.25 आएगा ना। चलो 0.25 आया, इसको अगर 30 से गुणा कर देंगे 7.5, 7.5 रुपए, मतलब 50 पैसे के सिक्कों के रूप में आपके पास 7.5 रुपए है। खुद ही बता दीजिए। मान लीजिए अगर मेरे जेब में सिक्के हैं, जेब में तो रखना बड़ा टफ होता है, हाथ में सिक्के हैं,
50-50 पैसे के रूप में है। मैंने कहा 10 रुपए हैं भाई, तो बताओ सिक्कों की संख्या क्या होगी? जस्ट डबल होगी, जस्ट डबल। इसीलिए हमने कहा कभी अगर मान दिया है, हमको संख्या बनानी है, 1/2 नहीं उसके उल्टे से गुणा करो, तो उल्टे से करेंगे 2 आएगा। 7.5 रुपए थे, इसको उल्टे अर्थात 2 से गुणा करेंगे, तो कुल मिला के हमारे पास 15 सिक्के होंगे, तब जाके 7.5 रुपए आपके जेब में होगा। तो 15 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है और बढ़िया प्रक्रिया है। आप में से अक्सर लोगों ने किया है, बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि 9वें प्रश्न पे आपका रिस्पॉन्स बेहतरीन बन रहा है। आप सभी लोग 9वें प्रश्न को नोट कर लें, करेक्ट हल, करेक्ट उत्तर आप प्राप्त करिए और आगे बढ़िए मेरे साथ 10वें पर, आज के सेशन के 10वें प्रश्न पर आइए। ये भी रेशियो का प्रश्न है, रिलेटेड प्रश्न है, रिस्पेक्टिव प्रश्न है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्लियर होगा, समझ में आएगा। 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, ए है, बी है, सी है और डी है। इनका अनुपात है 3 है, 7 है, 8 है, 11 है। 3, 7, 8 और 11 के अनुपात में है। इसमें बोला क्या है, तो हाँ, को पढ़िए सब लोग। जैसे इसने लाइंस जो लिखी हैं, सब कुछ उन्हीं से रिलेट करेगा। जिसका उत्तर आ जाए प्लीज बताते जाओ, तो यहाँ से मेरा मनोबल बढ़ जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। लोगों के रीच तक, जैसे आपके पास जो आपकी पॉसिबिलिटी उस रीच तक जरूर पहुंचाया करिए। कोशिश किया करिए कि ज्यादा से ज्यादा सेशन वैल्यूएबल और उपयोगी हो। पढ़िए, बी तथा सी का योग, बी तथा सी का योग जोड़ दीजिए तो 8 7 15 हो गया। ए तथा डी के योग से 25 ज्यादा है। ए तथा डी को जोड़िए तो 11 3 14 है। ए प्लस डी है और ए बी प्लस सी है। अनुपाती पदों में अगर देखा तो बी प्लस सी 15 है और ए प्लस डी 14 है। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो 1 का है। 15 और 14 का अंतर 1 है। एक्चुअल अंतर 25 है। 1 बराबर क्या हुआ भाई? 25 हुआ। ए प्लस डी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। अब ए प्लस डी जुड़कर 14 है, तो 14 बराबर क्या होगा आप खुद ही बता दो। ए प्लस डी अर्थात 14 को इसे 25 से 14 पंचे 70 होता है, 14 दूना 28, 7 35 होता है, तो 350 आएगा है कहीं? हाँ, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, जो कि बी है ऑप्शन में, 350 करेक्ट में है। आप 10वां प्रश्न डन कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाइए मेरे साथ 11वें प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखिए, कहने को साझेदारी है बट हमारे कमीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। साझेदारी के लिए भी कुछ हमने बातें आपसे चर्चा में की थी। हम साझेदारी करते क्यों हैं? कि व्यवसाय आसान हो। साझेदारी का मूल प्रॉब्लम क्या है? निवेश का बंटवारा करना। सॉरी, निवेश नहीं, लाभ का बंटवारा करना। निवेश तो चलो, निवेश में तो खूब होता ही है। लाभ किस पर निर्भर करेगा? निवेश पर। लाभ किस पर निर्भर करेगा? निवेश, मतलब जिस रिस्पेक्ट में आपने निवेश किया है उसी रिस्पेक्ट में आपको लाभ मिलेगा। निवेश किस पर निर्भर करेगा? 2 चीजों पर, धन और समय पर। मैंने कल चर्चा की थी, धन पर और समय पर। जिस टर्म में, जिस रिस्पेक्ट में आपने पैसे लगाए, जितने समय तक के लिए लगाया, उसी अकॉर्डिंग आपको लाभ मिलेगा। 3 व्यक्ति थे, एबीसी एक कंपनी के हिस्सेदार अंशधारक हैं, पार्ट हैं। किसी एक वर्ष में ए का लाभ, ए को लाभ का 1/3 मिला, ए को लाभ का 1/3 मिला। फिर आगे बढ़िए, बी को लाभ का 1/4 मिला। और आगे बढ़िए, सी को रुपए 5,000 मिला। तो अब एक तरह से अगर आप ऐसे सोचो, तो टोटल निवेश, मैंने एक अभी भिन्न वाला प्रश्न डिस्कस किया था, उसमें मैंने कहा था कभी भी कुल मान अगर भिन्न पर बेस्ड है तो टोटल 1 होता है, टोटल 1 होता है। अब अगर 1/3 इसका पार्ट है, 1/4 इसका पार्ट है, दोनों को जोड़ दिया तो 7/12 होगा। मतलब ये जुड़कर 7/12 है। अगर हम टोटल 1 कह रहे हैं, 1 से इसको घटा दे 7/12 को, तो कंफर्म हो गया कि इसका मान 5/12 होना चाहिए था। 5/12 तो यह 5,000 के बराबर है। मतलब अगर सोचा तो कुल निवेश 12,000 था। 12,000 तो कुल निवेश था या लाभ था, सॉरी लाभ कह दो। इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? ए को 1/3 मिला। इसका अगर मैं 1/3 कर देता हूं तो 4,000 रुपए की हिस्सेदारी यहाँ पर ए की थी, जो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया है? बी में दिया है। आप सबने सही उत्तर बताया, 4,000 करेक्ट हल कर लीजिए। 11वें प्रश्न को आप डन करिए और अब बढ़ चलिए मेरे साथ 12वें पर। आइए 12 नंबर देखा जाए। प्रश्न क्या है? ये जो शब्द है, अगर आप ध्यान से सुनो, आबासा, हाँ, ये सब बहुत पहले होता था। अभी तो सब प्राइमरी में भी ABCD XYZ PQRS चलने लगा। आ एक साइकिल को 20% के लाभ पर बी को बेचता है, बा को बेचता है। बा उस साइकिल को सा के हाथ में 25% के लाभ पर बेचता है। सा साइकिल के लिए 225 रुपए का भुगतान करता है। तो आ ने साइकिल कितने में खरीदी थी? अगर सोचा गया, यह भी एक सतत प्रक्रिया पर बेस्ड प्रश्न है। सतत पर ऐसे रहा होगा जैसे पहले आ था, फिर बा था, फिर सा था। 3 लोग थे, आबासा। आबासा ने देखो क्या किया, पहले इसने खरीदा, इसको
20% के लाभ पर 20% के लाभ पर बा को बेचा, बा ने इसको 25% के लाभ पर सा को बेचा, सा ने इसके लिए 225 का भुगतान किया। पूछा गया कि आ ने कितना भुगतान किया था। आने तो मैं सतत पर ही इसको करने की कोशिश आपको करके दिखाता हूं। ध्यान से देखिए, 20% क्या होता है, 1/5, 25% 1/4। पूरी प्रक्रिया समझिए। इसका सेंस ये है कि 5 में खरीदा था इसने, 5 में, 1 बढ़ा के 6 में बेचा बा को। अब बा की बात करो, अगर इसने 4 में खरीदा है तो 1 बढ़ा के बेचा है 5 में। अगर ये अमाउंट बनकर आया है कितना, 225, इसका मान यहां पर पूछा गया है। 6 पंचे क्या होता है, 30। 30 का मान 225 है, 20 का मान हमको बताना है। 30 का मान 225 है, 20 का मान बताना है। हो गया उत्तर, देखो शून्य खत्म। 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 दूना 150, अर्थात इसने 150 रुपए में साइकिल खरीदी थी। 150 रुपए में साइकिल खरीदी थी, उत्तर मेरे से पहले आया और यही मेरे लिए अचीवमेंट है। आप में से जो हमें पहले बता देते हैं तो बड़ी खुशी होती है देख करके, एहसास करके, और फीलिंग होती है कि नहीं, आपका एफर्ट, आपका कॉन्फिडेंस है इन प्रश्नों पर, इन प्रोसेस पर, और चीजें आपको स्पष्ट होती जा रही हैं, समझ में आती जा रही हैं। आइए ये प्रश्न देखा जाए तो क्या है, ध्यान से देखिए। आज मुझे इसकी एक हिंदी मिल गई, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। अक्सर मैं जब स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में संचयी बारंबारता के प्रेजेंटेशन को पढ़ाता था, ओजाइब ही बोलता था और हिंदी में भी ओजाइब ही नजर आता था। बट ओजाइब का सही मीनिंग तोरण होता है, हिंदी में जब समझ लिए तोरण, ओजाइब कहलाता है। आप जब भी कोई एक वर्ग अंतराल देखते हैं, वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ना, ऐसे थोड़ा यहां मैं स्पष्ट कर देता हूं आपके सामने। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से देखते हैं, ऐसे बढ़ता जाए। मान लो इनकी फ्रीक्वेंसी मान लो 5 है, 10 है, 15 है, ऐसे होती है। तो हम लोग दो प्रकार की संचयी बारंबारता निकालते हैं, एक लेस देन होती है, लिखा है देखो लेस देन, और एक मोर देन होती है। लेस देन के लिए कुछ ऐसे 5 का 5, 5 10 15, 15 15 30 ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, पहले 30, 30 में से 5 घटा 25, 25 में से 10 घटा 15, ऐसे बढ़ता जाता है। तो लेस देन और मोर देन का एक रिकॉर्ड बनता है। इसका जो प्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसे किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। ग्राफ पर जाते हैं, यहां क्लास इंटरवल करते हैं और यहां पर संचयी बारंबारता बनाते हैं। किसको बनाएंगे, संचयी बारंबारता को। संचयी बारंबारता जैसे कहते हैं ना कि 0 से 10 में 10 से कम कितने हैं, 10 20 से कम कितने हैं, 30 से कम कितने हैं, इस हिसाब से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब आप ध्यान से अगर देखो तो हम लोग जब लेस देन बनाते हैं तो अपने इंटरवल के ऊपर कुछ ऐसी लाइन ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, इसको कहते हैं लेस देन हो जाए। मोर देन के हिसाब से जब आते हैं तो कुछ ऐसे होते चले जाते हैं, इनका इंटरसेक्शन एक जगह होता है। इसने कहा है लेस देन तथा मोर देन संचयी बारंबारता वक्रों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है। आप समझो क्या कहा जाता है, कौन कौन कर रहा है यहां पर। देन संचयी बारंबारता वक्रों तोरण का कटान बिंदु माध्यिका को प्रदर्शित करता है। क्या माध्यिका होता है, नहीं। माध्यिका तो ऐसे होता है कि हम लोग n/2 करते हैं तो माध्यिका बनता है, माध्यिका ये नहीं होता है। तो काट दीजिए इसको। संचयी बारंबारता वक्रों तोरण के कटान बिंदु माध्यिका को प्रदर्शित नहीं करता है। ये और भी दोनों, ये भी देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर माध्यिका कटान बिंदु को, जैसे हम इसकी अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे इसमें हमने क्या बताया कि माध्यिका को तो प्रदर्शित बिल्कुल नहीं करेगा। यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या करता है कि अगर जैसे हम इसकी बात करें, लेस देन संचयी बारंबारता तोरण ओजाइब का कटान बिंदु माध्यिका को प्रदर्शित करता है। संचयी बारंबारता दोनों तो सही नहीं हो सकता, कटान बिंदु माध्यिका को प्रदर्शित नहीं करता है। तो आपको इस प्रश्न के लिए ध्यान से देखना है, माध्यिका को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा क्या है, ए और बी दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। नहीं, माध्यिका को प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें अगर ध्यान से देखो तो माध्यिका के लिए इसे बेसिकली हमने क्या बनवाया है, यहां पर n/2 कराया था। मैंने कहा कि n/2 कर दीजिए, जैसे जो उनका इंटरसेक्शन हो, बीच का पार्ट हो, फिलहाल उसके लिए हम लोग यहां पर बात करेंगे। समझ नहीं आया, मैं समझ रहा हूं। करता है, बिल्कुल करता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होना चाहिए कि लेस देन संचयी बारंबारता वक्रों तोरण का कटान बिंदु। जैसे यहां पर लेस देन तथा मोर देन दोनों की बात करा जाए तो मतलब देन बोल दिया तो लेस देन मोर देन दोनों की बात कर रहा है। कटान बिंदु माध्यिका को ही प्रदर्शित करता है, तो माध्यिका के लिए आप लोग यहां पर पॉइंट कर लीजिएगा। वैसे भी एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये सही है, करेक्ट है, ए को लगाइएगा, बाकी गलत है। एक बात और पूछा जाता है, वो भी आपको थ्योरेटिकल एक प्रश्न बनता है आपके लिए। थ्योरेटिकल ये बनता है कि मतलब हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, जैसे कि ये आपका ओजाइव है, तोरण है, आयत चित्र है, पाई चार्ट है। निम्नलिखित में कौन सा प्रेजेंटेशन टेक्निक
माध्यिका निकालने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो माध्यिका के लिए मैं आपको बता दूं किसका उपयोग किया जाता है, उजाइब अर्थात तोरण मेथड का उपयोग किया जाता है। माध्यिका के लिए जब भी पोजिशनल एवरेज की बात होगी, तोरण अर्थात उजाइब का उपयोग किया जाएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन कंफर्म कर लीजिएगा, राइट सोल्यूशन है, ए ऑप्शन करेक्ट हल माना जाएगा। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल यस। मोड पूछता है तो मोड के लिए जो है हम लोग हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं, आयत चित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी डिस्कशन का पॉइंट होता है। आगे बढ़ता हूं मैं। यदि n को 7 से विभाजित किया जाए, एक संख्या मेरे पास n है, इसको मैं 7 से अगर विभाजित करता हूं तो भागफल चाहे जो आए, रिमाइंडर इसने कहा 4 आता है। इसने हमसे कहा भैया अगर 3n प्लस 1 है, इसको 7 से विभाजित करो तो भागफल क्या है इससे मतलब नहीं, आप रिमाइंडर बता दो क्या आएगा। तो आपको कभी ऐसा प्रश्न दिखा करे ना, जब मान लो देखो संख्या आप समझो 7 से भाग कर रहा हूं मैं, 7 से भाग कर रहा हूं और 4 शेषफल सोच रहा हूं, तो आप मान लो संख्या ही 4 है। कभी भी किसी संख्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो वही संख्या शेषफल हो जाती है। 4 को 7 से विभाजित करिए तो रिमाइंडर 4, क्योंकि बार ही नहीं जाएगा। n का मान आप 4 मान लो, तो आप लिखो 3 गुणे 4 प्लस 1 बटा 7, 3 चौके 12, 1 13 बटा 7 है, 7 1 के साथ 7 6 13, रिमाइंडर कितना है 6 और आपके रिस्पॉन्स दिख रहे हैं 6। करेक्ट हल है 14वें प्रश्न का 6। आप लोग लगा लीजिए इस प्रश्न को भी और अब बढ़ चलिए आगे मेरे साथ 15वें नंबर पर। इसका उत्तर आप बता दो सब लोग क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए क्या है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। पहली अभाज्य क्या होती है, थोड़ा कमेंट कर दीजिए आप लोग। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, फटाफट बता दें। लिखूं कि पहले बोलूं, अंत से लिखना शुरू करूं। पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, नहीं बताएंगे। पहली अभाज्य संख्या 2, वेरी गुड। चलिए 2 हुआ, 2 लिखा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट है। 2 3 5 5 10 7 17 17 17 11 17 10 27 1 28 28 10 10 51 7 58 58 10 68 9 72 72 20 क्या होगा, 72 20 92 3 95 95 बटा आप 9 कर दीजिए। 95 बटा क्या हो जाएगा 9, 100 आना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 3 5 5 10 10 रखिए, इधर देखिए 17 23 40, ठीक 40, 11 19 कितना होगा 30, 40 30 70 10 80, 80 20 100, 100 है यार, पता नहीं कैसे 95 आया, 100 आया है। 100 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9, देखियो ऐसे जोड़ दिया 11 से 1 बटा 9, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, कंफर्म है, सही है आप लोग का। 100 बटन जोड़ 100 हो रहा है, मेरे दिमाग में भी तो 100 ही होगा, वो तो चलो क्लिक कर जाता है, कभी कभी कुछ चीजें आ जाती है। तो 100 राइट सोल्यूशन था उसका जोड़, और 100 को अगर 9 से भाग किया क्योंकि औसत निकाल रहे थे तो 11 से 1 बटे 9 आ रहा था। ये आयु संबंध के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आप इस पर इसको इग्नोर करके मत चलिएगा। प्रश्न क्या है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 9:16 है। कभी भी कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो वर्तमान ही माना जाता है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन से भी किया सकता है इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। अंतर निकालने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि हमारी कोशिश होती कभी अगर दो लेवल पर, वर्तमान है बाद है वर्तमान है पहले, अगर दो लेवल पे हमें अनुपात दिया हो, क्या दिया हो, अनुपात दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना होता है कि इनके डिफरेंस को सेम करना होता है। जैसे देखो 9 7 16 या 9 में से 2 का मतलब इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो कि बराबर है नहीं। बराबर करने के लिए इनका अंतर जैसे 1 है तो 1 को यहां गुणा कर दो, और इनका अंतर 7 का है तो 7 में यहां गुणा कर दो। 1 में गुणा करने से कोई फर्क नहीं होगा, बट 7 में करेंगे तो 14 होगा और 21 होगा। अब देखिए 9 5 14 और 16 5 21, तो अंतर बराबर हो गया। अब अगर हमें कुछ भी निकालना हो, किसी की एज निकालनी हो, योग निकालना हो, अंतर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो पहली कोशिश करिए, देखिए गैप कितने का है। तो आपने कहा सर 10 का है, अनुपाती पदों का अंतर कितना आया, बराबर होना चाहिए 5 का है, गुणे अंतर पूछा है तो अंतर कितने का, चाहे यहां देख लीजिए चाहे यहां 7 का है, तो 5 दूना 10 2 सत्ते 14, तो आयु का अंतर क्या होगा 14, 14 वर्ष। यहां पर बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 14 वर्ष बिल्कुल बी ऑप्शन। सबका उत्तर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, करेक्ट है। तो आपको एज गैप सेम करना था, रेशियो सेम करना था। सेम करने के लिए मैंने क्या प्रोसेस बताया, दोनों के डिफरेंस को परस्पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
फिर इस एज डिफरेंस को अनुपातिक पदों के अंतर से डिवाइड करके जो प्रक्रिया करनी है, अगर मान लो हमको किसी की उम्र तक निकालनी होती तो उम्र से मल्टीप्लाई कर देते, योग करना होता तो योग से कर देते, अंतर करना था तो अंतर से करके हम उस परस्पर उस पर्टिकुलर मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया 16वां। अब देखो 17वां जो प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अभी उसी टाइप का प्रश्न है जो हम लोगों ने वहां पर जो लेस देन मोर देन की बात कर रहे थे उसी प्रक्रिया पर है। निम्न सारणी से प्राप्त छात्रों के वितरण का एक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के अनुसार दिया गया है। हमसे बोला 10 से कम, 10 से कम मतलब भैया ये होता है 0 to 10। जैसे अगर इसकी बात करो तो छात्रों की संख्या क्या है, बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता है। 10 से कम मतलब 0 to 10, लेस देन बोला है, तो इसकी बारंबारता देखो यहां पर क्या होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, 15 का 15 होता है, 15 में कुछ जुड़कर 38 होता है। कैसे, क्या जुड़ा है बताइए। 15 में आप सोचो 23 जुड़कर 38 होगा ना, 23 जुड़कर 5 3 8 38 होगा। 23 में कितना जुड़कर 65 है आप बताइए। 23 में कितना जुड़ करके, 5 से 3 2, बारंबारता में निकाल, 6 से 2 4, 42 जुड़कर। 42 में कितना जुड़कर, आप देखते जाइएगा सब लोग, ये बारंबारता रहा होगा। देखो संचयी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, संचयी बारंबारता हमको दिया था, हमको क्या निकालना है, बारंबारता। तो हमने कहा कि भैया इसकी बारंबारता एज इट इज होती है। ये जो बनता है ना, इसमें यह जुड़कर बनता है। फिर इसमें ध्यान से देखते जाइएगा तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये संचयी बारंबारता है, हमको अगर बारंबारता बनानी है, बारंबारता देखो कैसे बनेगा, 15 प्रोसेस ये होता है जैसे ए एज इट इज लिखा जाता है, और ए जो आता है ना, ए जो आता है, जैसे अगर हम 38 बनाए हैं तो हमें क्या करना होता है कि जैसे हम नियमता ऐसे बनाते, देखो जैसे मैंने भी एक प्रोसेस बताया, मान लो बारंबारता 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो संचयी बारंबारता 5, 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50 ऐसे बनता है। तो यही इनका सिस्टम है कि 15 में क्या जुड़ा कि 38 हो गया, 8 से 5 3 हो गया, 3 से 23 जुड़ा। अब अगली प्रक्रिया देखो इसी तरह से अगर हमारे सामने बनेगी, जैसे हमने कहा 15 में 23 जुड़ा तो 38 बन गया, 38 में क्या जुड़ेगा कि 65 हो जाएगा, तो 15 से 8 7 होता है, और 5 से 3 2 होता है, 27 जुड़ेगा तो 65 होगा। 65 में क्या जुड़ा, 84 हो गया, तो 65 में क्या जुड़ा, तो 14 से 5 9 हो गया, 7 से 6 1 हो गया, इसमें से क्या जुड़ा, तो ये 16 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब है हमको संचयी बारंबारता से बारंबारता फोकस कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न क्या पूछा, 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो 30 से कम तक ये इंफॉर्मेशन दी गई थी, 30 से ऊपर, 30 से कम की बात यहां तक थी, यहां तक। 30 से ऊपर सोचिए, 30 से ऊपर मतलब 40 और 50, इनकी बारंबारताएं क्या है बताइए, 16 और 19। 16 19 का जोड़ क्या होता है, 35 होता है। इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन होगा, 35 होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। यहां पर अगर किसी की एज पूछ लेता, एज यहाँ पर अंक के बारे में था, एज के बारे में तो है नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कुछ लोग गलती से इसमें संचयी बारंबारता को ही बारंबारता मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमेशा इस तरह, देखो मैं आपको फिर से एक समझाऊं, जैसे मान लो 0 to 5 होता या 0 to 10 होता, जैसे मान लो अगर हम वर्ग अंतराल लिखे होते 0 to 10, तो 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से अगर मान लो 30 to 40, इसका प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। कहते हैं 10 से कम पाने वाले कितने लोग हैं, अगर बारंबारता 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, चलो बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता कैसे बनती है। 10 से कम पाने वाले 5 लोग हैं, 20 से कम मतलब 20 से 10 10, 10 से 0 5 15 हो जाएगा, 20 से कम मतलब 20 से 0, 30 से कम मतलब 30 से 0, मतलब इन सबको जोड़ देना था। जैसे अब ऐसे सोचिए, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0 तो जुड़कर 30। इस तरह से संचयी बारंबारता का प्रोसेस किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, कभी संचयी बारंबारता को बारंबारता मत मान लीजिएगा। 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, मतलब यहां तक छोड़ दीजिए, इसके बाद की बारंबारता 19 और 16 है जो जुड़कर 35 है, पहले ऑप्शन में दी गई। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लगा सकते हैं 18वें नंबर पर, और आप लोग आगे बढ़िए। आइए, एक वर्ग का परिमाप वही है, एक वर्ग ऐसे रहा होगा, ये दोनों मेंसुरेशनल फिगर है, वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर। एक वर्ग का परिमाप वही है जो एक आयत का है, एक आयत कुछ ऐसे रहा होगा, जिसकी लंबाई 48 है, जिसकी चौड़ाई उसकी, जो चौड़ाई की तिगुनी है, लंबाई जो यल है ये चौड़ाई की तिगुनी है, तो चौड़ाई कितनी होगी, बी होगी 16। इसने कहा कि अब इनका परिमाप सोचो, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ट्वाइस यल प्लस बी होता है, अर्थात 2 गुणे 16 और 48 जोड़ दीजिए तो यहां पर हो जाएगा 8 6 14, 4 1 5 1 6, 64 दूना 128।
अर्थात ये इसका अगर परिमाप है आयत का, तो इसका भी परिमाप होगा 168। परिमाप अगर 168 है तो इसको 4 से अगर भाग कर दो, 4 चौके 16, यहां पर देखिए अगर हमारे सामने कितना हो गया, सॉरी 128 होगा, 128 होगा। दिमाग पर केंद्रण बहुत आवश्यक है। देखो यहाँ पर एक तो मार्कर एक फोकस नहीं कर रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, एक वर्ग है, ठीक है, एक आयत है, आयत की जो लंबाई है 48 है, चौड़ाई 16 होगी क्योंकि ये 3 गुनी है। परिमाप हम लोगों ने किया 128 आया था क्योंकि जुड़कर 2 गुना कर देना था। जो इसका परिमाप होगा वही इसका भी होगा, अर्थात 128 होगा। अगर हम परिमाप को 4 से भाग कर दें तो 32 इसकी सभी भुजाएं हो जाएंगी। इसने हमसे इस प्रश्न में पूछा क्या, यही ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात 32 का वर्ग कर दीजिए। 32 का वर्ग भैया 1024 होता है। बर्बल प्रश्न है, आराम से आप बता सकते हैं। 1024 को मैंने लाख भी कर दिया, बी ऑप्शन को इस प्रश्न का हल बना दिया, करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर आता हूं, 18 के बाद 19 नंबर पर। इसको आप लोग बताइए फटाफट कितने लोग कर पाएंगे। कहा x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 है। x की पावर 100 प्लस 1 अपान x की पावर 100 का आप मान बता दो, सब लोग क्या हो जाएगा। क्लियर है, कौन बता रहा है इसको बताइए हमें। x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 है, क्या संभव है इतना पावर तक ले जाना? नहीं, लेकिन उत्तर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे? अगर मान लो हम x का मान 1 ले लेते हैं, तभी तो यहां पर 1 प्लस 1 अपान 1 2 होगा, अर्थात x का मान किस पर वेरीफाइड है? 1 पर। और एक की चाहे जो घात लगा दो, एक की चाहे जो घात लगा दो, क्या उस पे कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। अर्थात इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, पावर चाहे जितनी लगा दो, दो ही उत्तर आएगा। सही उत्तर आपके सामने है, आपने सभी ने रिस्पॉन्स किया है। 19वें का क्या हो रहा है? बी ऑप्शन। कितना? दो ही राइट सोल्यूशन होगा जो बी ऑप्शन में अवेलेबल है, दो को आप लोग करेक्ट उत्तर बना लीजिए। आइए मेरे साथ चलिए 20वें पर। इस बार का एक प्रश्न है, इस बार के इस प्रश्न पर फोकस करिए सभी लोग। क्या दिया है? बार आमतौर पर आपको देता है कहां पर? ऐसे 2.3 के ऊपर बार, मतलब 2.33333333 अनंत तक ऐसे देता है। बट इस प्रश्न में अगर आप ध्यान देंगे तो बार कहां दिया है? 2 के ऊपर बार 0.75 प्लस, प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग पूछा है। 3 के ऊपर बार 0.78। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी अगर बार पहले है, बार पहले है, तो वह पद ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव हो जाता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस 0.75। इसको अलग कर लीजिए, प्लस लगाइए, -3 प्लस 0.78, अर्थात कभी भी अगर बार इंटीजर साइड में लगा होगा तो उसको नेगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? नेगेटिव। अब आप पूरा ओपन करो, -2 प्लस 0.75, -3 प्लस 0.78, तो -3 -2 मिलके -5 प्लस इन दोनों को जोड़िए, बार मत सोचिएगा, इन दोनों को, तो 8 5 13, 7 7 14 1 15, 1.53। अर्थात फिर लिखूंगा -5 प्लस 1 प्लस 0.53। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। -5 में एक निकलेगा तो ये मिला के -4 हो जाएगा, प्लस 0.53 हो गया। अब आप थोड़ा सा रिलेट करिए, जैसे 2 के ऊपर बार प्लस 0.75 था, या 2 बार, देखो ये क्या था, 2 के ऊपर बार प्लस 0.75, तो हमने इसको ऐसे लिखा था कि नहीं? हाँ। तो सेम टू सेम अगर ए कहीं लिखा होगा, इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं 4 के ऊपर बार 0.53। तो राइट सोल्यूशन हमारा बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन 4 के ऊपर बार 0.53 इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। कितने लोग समझ गए इस प्रोसेस को, मुझे एक बार फाइनली बता दें। मैंने क्या बताया? बार कभी अगर इंटीजर में होगा तो बार के साथ जो टर्म्स है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो डेसिमल पार्ट है वो आपका पॉजिटिव की तरह ऐड होगा। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न कंफ्यूज करते हैं आमतौर पर। हम लोगों ने दशमलव की तरफ बार को देखा है, और वह हो जाता है लोगों से, ऐसी बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इधर में फंसता है। तो इसको थोड़ा फोकस होकर समझ लीजिएगा, वर्किंग मॉड्यूल को, इसके वर्किंग प्रोसेस को, और आशा करता हूं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको सब समझ में आ भी रहा होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात किया जाए। यदि x तथा 1 अपान एक्स, x तथा 1 अपान एक्स, जहां पे x जीरो नहीं है, का जो औसत यम है, मतलब देखो x है और 1 अपान एक्स है, दो संख्याएं हैं, एवरेज क्या है? यम है। एवरेज अगर यम है, औसत यम है, तो योग क्या होगा आप बता दो? 2m हो जाएगा। योग क्या होगा? 2m। ऐसे मत, अब देखो जैसे इसका कहने का सेंस है कि x प्लस 1 अपान एक्स कितना हो जाएगा?
2m हो जाएगा। कंफर्म है ना? ये देखिए, क्यों बताइए? क्योंकि इसने कहा इन दोनों का औसत m है, दो ही संख्या है, 2 से गुणा कर दी थी तो उनका योग हो गया। पूछा क्या है हमसे? x वर्ग तथा 1/x वर्ग अर्थात x वर्ग प्लस 1/x वर्ग का औसत मतलब डिवाइडेड बाई 2। औसत मतलब डिवाइडेड बाई 2 अर्थात हमको जरूरत इसकी है। ये तो आराम से आप बता ही सकते हैं, क्यों? सोच के बताइए, यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करें तो x वर्ग प्लस 1/x वर्ग बराबर 2m वर्ग मतलब 4m वर्ग माइनस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 2 होगा, प्लस 2 जाके उधर हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। अर्थात कहने का सेंस है यहां पर होगा 4m वर्ग माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो दो कॉमन कर लीजिए, तो m वर्ग माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्या यह उत्तर है? यम वर्ग माइनस 1 नहीं, 2m वर्ग, सॉरी, दो कॉमन बचेगा ना यहाँ पे। 2m वर्ग माइनस 1 कहीं पर है? हाँ बिल्कुल है। सी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। सी आप लगातार बता रहे हैं, हमें देख करके बड़ी खुशी हो रही। अपार, आप सभी का उत्तर है करेक्ट। अपार मतलब खुशी है। तो ये सही है, करेक्ट उत्तर है। आगे बढ़ता हूं, 22वां नंबर, ध्यान से देखिएगा। एक अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर से बोर्ड पर अवेलेबल है। यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक त्रिभुज है कोई, अभी वो त्रिभुज क्या है इस बारे में हमें कोई अवेयरनेस नहीं है, बट वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। बस एक तर्क दिया है कि ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसने पूछा हुआ त्रिभुज है क्या, किस प्रकार का है? कोई बताएगा उत्तर? कुछ लोग बता रहे हैं, हम आपको समझाते हैं, थोड़ा प्रोसेस समझिए। इसमें जो पैटर्न मैंने समझा कि हम कुछ ऐसे जब तक इनको आपस में परस्पर संबंधित नहीं करेंगे तब तक हम आइडिया नहीं दे पाएंगे। सी ऑप्शन लगातार लोग कुछ बता रहे हैं। मैंने 2 से गुणा किया इधर, तो 2a वर्ग 2b वर्ग 2c वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पे ट्वाइस ए बी हो गया, बराबर कर दो। ये बराबर है, ध्यान रखिएगा। ट्वाइस ए बी है, ट्वाइस बी सी है और ट्वाइस सी ए है। आप अगर ट्वाइस ए बी बुलाओ तो जैसे मान लो यहां से मैं अगर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, ए वर्ग यहां से कर लो बी वर्ग माइनस 2ab, इसी तरह से फिर एक वर्ग ए वर्ग और होगा, या हम बी वर्ग ले लें प्लस सी वर्ग ले लें, माइनस 2bc हो जाएगा। इसी प्रकार से बी वर्ग ले लें, सॉरी सी वर्ग ले लें प्लस ए वर्ग ले लें, माइनस 2ac हो जाएगा। मतलब ये तीन पार्ट में ऐसे ब्रेक हो गया, अर्थात a माइनस बी का होल वर्ग प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग प्लस सी माइनस ए का होल वर्ग बराबर। अब आप समझो क्या होगा। आपको कभी भी जब इस तरह के पद दिखें, ऐसे ऐसे पद दिखें, और उन पदों के साथ स्थिति क्या है कि हम कभी अगर इनको जोड़े, अगर मान लो इसको ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, इसको सी कह रहा हूं, ऐसी दशा बन रही है मेरे सामने कि एबीसी जोड़ने पर जीरो आएगा। जोड़ के देख लीजिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग बराबर जीरो, अर्थात ए बराबर बी हो जाएगा। ऐसे ही बी माइनस सी का वर्ग बराबर जीरो, अर्थात बी बराबर सी हो जाएगा। ऐसे ही सी माइनस ए का वर्ग बराबर जीरो, अर्थात सी बराबर ए हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकला कि ए बी और सी परस्पर बराबर है। अब किसी त्रिभुज में आप ही बता दो, अगर तीन की तीनों भुजाएं बराबर है तो उसको आप क्या नाम देते हो? आप उसको क्या नाम देते हो? समबाहु दे देते हो, कि वह त्रिभुज आपका समबाहु है। याद रखना, इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को मैंने तो डेरिवेट किया है, आप तैयार कर लो। अगर यह स्थिति कभी बने, आप बिना किसी कंफ्यूजन डाउट के एक भी सोच विचार मत रखिए और सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर समबाहु बता दें। सी ऑप्शन इसका हल माना जाएगा, जो कि आपको 22वें में दिया गया है। आशा करता हूं प्रक्रिया, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करना था मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब देखिए, एक अगला प्रश्न लास्ट आया है। 23 से 25 है, मतलब 23, 24, 25 तीन प्रश्न है। एक खिलाड़ी हैं, दिए गए वृत्त वृत्त चित्र में, मतलब पाई चार्ट है, पुजारा, चेतेश्वर पुजारा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बड़े फेवरेट हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़े शांत, कूल, काम, बड़े जो है धैर्य के साथ खेलते हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा फॉर्म खराब चल रही है। इनको हमने देखा, एक ऐड आता था आईपीएल में, सहवाग आते थे, कहते थे ए है पुजारा, बड़ा हंस के बोलते थे, आपको याद होगा, बड़ा टोन मुझे बड़ा क्लिक करता है। ए है पुजारा, तो कहते तो क्या, कहते मैं भी छक्के लगा, कौन सा ऐड था पता नहीं क्या है, वो ऐड था, तो बड़ा उससे मुझे क्लिक करता है वो पुजारा का नाम। तो ये प्रश्न मैंने देखा तो हमने कहा भाई ठीक है, पुजारा से संबंधित है। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में पुजारा के द्वारा, चेतेश्वर पुजारा के द्वारा, ठीक है, विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों के साथ विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। कुछ देश हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। इस प्रकार के 3, 4, 5 देश हैं, और उन देशों से संबंधित यहाँ पर उनके स्कोर को दर्शाया गया। पाई चार्ट में, पाई चार्ट की बेसिक बातें आपको पता है,
कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन को 360 डिग्री के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो सेक्टर्स बने हैं, वृत्तखंड बने हैं, वो आपके परसेंटेज पर बेस्ड है। चलिए, पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका, बचपन में हम लोग देखा करते थे, क्रिकेट बड़ा पसंद आता था, इसके खिलाफ जब भारत जीतता था, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन, बांग्लादेश बांग्लादेश एक ऐसा देश जहां पे क्रिकेट जो है, मुझे लगता है कि सब कुछ क्रिकेट ही है। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, कहा गया पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत ज्यादा। साउथ अफ्रीका भैया 24% है और बांग्लादेश का 8% है। थोड़ा आसान इसको कर लो, अतिरिक्त 24 कर दो, 1 कर दो। कितना ज्यादा है आप देखो, 2 ज्यादा है, तो 2 गुणे 100/1 कर दो, अर्थात 200% ज्यादा रन बनाया है चेतेश्वर पुजारा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। किसके विरुद्ध? बांग्लादेश के, अगर कंपेयर किया जाए तो 200% 23वें का राइट सोल्यूशन है। आप लोग देख करके उत्तर बता सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 24 नंबर, इसको पढ़िए। यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की संख्या 1875 है, मतलब इस जो टैली मार्क या जो पाई चार्ट दिया गया है, इसके माध्यम से पुजारा ने कुल 1875 अगर बनाए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अंतर बताओ। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका मतलब वही 24%, न्यूजीलैंड कहां पर? ए है 16%। भैया डिफरेंस देख लो, 16 8 24 8% होता है। तो 8% किसका निकाल दो, 8/100 होता है, गुणे 1875 होता है। 25 चौके 100 होता है, 25 सत्ते होता है 175, 25 पंचे होता है 4 दूना 8, 75 दूना 150, 150 रन का अंतर है। 150 कितने रनों का अंतर है? 150। उत्तर आ रहा है, हाँ उत्तर आ रहा है 150। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 24वें का करेक्ट हल आपने बता दिया है, सही हल है, राइट सोल्यूशन है, आप सबने डन किया है, उत्तर बता दिया है। आगे बढ़ता हूं मैं, अब आता हूं 25वें नंबर पर, और ये अंतिम है मेरे ख्याल से, आप समझ गए होंगे। अंतिम प्रश्न इस सेशन का है, ध्यान से इसका भी उत्तर आप लोग दे चलिए। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि एक एनर्जी ऊर्जा मिल ही रहे, और यह कमिटमेंट जो आपको प्रतिदिन का मिल रहा है वो लगातार आपका बना रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अंतिम दिए गए वृत्त चित्र पाई चार्ट जो है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वृत्तखंड कोण डिग्री में क्या है? ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? 32 डिग्री, 32% है। आपको पता है कि जो 100% होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 100% 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 32% क्या हो जाएगा, यही इतना बता दो, हमारा काम डन है। ठीक है, चलिए 1 शून्य तो वैसे ही गायब कर देता हूं मैं। 2 पंचे 10 होता है, 2 16 हम में इतना होता है, तो कुल मिला के 36 गुणे 16/5 है। 16 छक्के 96, कैरी 9 है, 16 3 48 9, 48 9 57 होता है ना, बटा 5 है। 5 एक के 5, 5 एक के 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 115.2 है जो ऊपर ही है, देखो डी, इतना डिग्री बन जाएगा, जो कि 32% था, 115.2 डिग्री। क्यों? सही है ना, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस प्रश्न का करेक्ट हल है 25वें का उत्तर आपके सामने। तो आज के सेशन का ये 25 प्रश्न महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं प्रत्येक प्रश्न में आपने कॉन्फिडेंस देखा होगा, आपको एहसास हुआ होगा, अच्छा लगा होगा, और फिर मैं वो कहूंगा ये हमारा कमिटमेंट है, प्रतिदिन का है, आपके साथ लगे रहने का है, आपकी तैयारी में एक मजबूत एक मेंटर की तरह, मजबूत पिलर की तरह लग करके आपको जो है काम कराते रहना है, इसको सिखाते रहना है, और एक बड़ा रोल स्थापित करना है। हम लोग इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, टिल द एग्जाम करते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा हमेशा लगेगा, और लगेगा तो आपको इस सेशन के लिए प्रतिदिन जुड़ते रहना है और अप्रिशिएट करते रहना है। संस्थान का यह प्रयास आपके बड़ा काम आएगा, अंत में आप एहसास करेंगे। जाते जाते बस इतना कहूंगा कि कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी फीलिंग हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर जरूर फोकस होके काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।